नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ टीचर में। आज हम आपके लिए लाए हैं UPTET 2019 का प्रश्न पत्र, जिसकी परीक्षा आप देखिए 8 जनवरी 2020 को कंडक्ट कराई गई थी। आज हम इसके CDP के आपको 30 क्वेश्चंस कराने वाले हैं दोस्तों, वो भी आंसर की के साथ में। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? तो पहला है ऑप्शन सूझ, दूसरा है भग्नाशा, तीसरा है चिंता और चौथा है नकारात्मक मानसिक वृत्ति। दोस्तों, इसमें पूछा है, आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि समाधान में बाधक नहीं है पूछ रहा है, तो सूझ आपका बाधक जो है नहीं है, समझ रहे हैं। और आपका फ्रस्ट्रेशन बाधक है, एंजाइटी बाधक है, निगेटिव मेंटल सेट ये भी बाधक है। तो कौन सा आपका बाधक नहीं है? तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देख लीजिए, इसमें एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, निगेटिव मेंटल सेट, तनाव, द्वंद्व, ये सब क्या है? ये सब आपके जो हैं बाधक के रूप में जाने जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? उद्दीपन, मेमोरी, आमोद, ध्यान। दोस्तों, अगर आप हिंदी में न समझ पाए तो एक बार आपको इंग्लिश में जो वर्ड लिखे हुए हैं उन पर भी आप ज़रूर एग्ज़ाम में हॉल में ध्यान दे दीजिएगा। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें सी आपका आमोदन सही हो जाएगा। अम्यूज़मेंट क्या है? यह एक संवेग है, ठीक है। मैकडूगल द्वारा बताए गए 14 प्रकार के संवेग निम्न है, तो इसमें से एक आमोद भी है। तो ये 14 प्रकार के आप देख लीजिए: भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, कृतिभाव, आमोद। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है आपका FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? हर्बर्ट, लिपिट, फ्लैडर, मॉरिसन। तो दोस्तों, कौन संबंधित है? आपका सी यानी कि फ्लैडर जी संबंधित हैं, ठीक है। FIACS का फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम NAD ए फ्लैंडर से संबंधित है, जिन्होंने सन 1959 में कक्षा के शाब्दिक व्यवहार पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली विकसित की, जो कक्षा के अंतर्गत होने वाली विभिन्न घटनाओं का निरीक्षण क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से करती हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका फोर्थ ये रहा। कौन सा प्रश्न निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? तो क्या पूछ रहा है कि कौशल के लिए कौन सा प्रश्न सही नहीं है? प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धन तरीकों का प्रयोग करना, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। तो दोस्तों, इसमें पूछ क्या रहा है आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग स्किल्स। तो क्वेश्चनिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए कौन सा कौशल सही नहीं है? तो प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धन तरीकों का प्रयोग करना, ये तो सही है। प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, ये भी सही है। सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, ये भी सही है। हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, तो ये जो है ये इस कौशल को बढ़ाने में मदद नहीं करता। तो यही आपका फोर्थ का सी देखिएगा सही हो जाएगा, ठीक है। आप फिर से ध्यान देखिए कि
प्रश्न कौशल के उचित तरीके निम्नलिखित हैं। तो ये आपके दिए गए हैं, आप स्क्रीन पॉज करके एक बार आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से दिए गए हैं। प्रश्न पूछने के उत्साहवर्धन तरीकों का प्रयोग करना, प्रश्नों का प्रोत्साहन देना, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना, विस्तृत सूचना प्राप्त करना, आलोचनात्मक सजगता विकसित करना आदि। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? साक्षात्कार, प्रासंगिक अंतर्बोध, परीक्षण, निर्धारण, मापनी, अवलोकन। तो इसमें से निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? तो बी आपका प्रासंगिक अंतर्बोधन परीक्षण। ये आपका क्या कौन सी तकनीक है? निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपीय तकनीक के अंतर्गत निम्न परीक्षण आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं? शब्द साहचर्य परीक्षण, रोरशा लक्ष्य परीक्षण, अन्य लक्ष्य परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ये सब आपके आते हैं। ठीक है, अवलोकन, साक्षात्कार तथा जीवन इतिहास आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत तथा निर्धारण मापनीय परिसूची या प्रश्नावली परिस्थिति परीक्षण व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों क्या है कि सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं। तो आपको योजना, आयोजन, अनुवादन, प्रबोधन या उद्भवन। तो इसका क्या आपको आंसर दिख रहा है? आंसर आपको डी दिख रहा होगा। उद्भवन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी आप व्याख्या देख सकते हैं, अगर आपको देखना है तो आप स्क्रीन पॉज करके इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन पर। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है? अर्थ विज्ञान, रूपग्राम, ध्वनिग्राम, वाक्य विन्यास। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज इज फोनिम, ध्वनिग्राम। कौन सा होगा? फोनिम आपका ध्वनिग्राम सही हो जाएगा, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम है। इसे स्वनिम भी कहा जाता है। स्वनिमों का अपना अर्थ नहीं होता है, किंतु वे अर्थभेदक होते हैं, जैसे क, प, न आदि। 8th क्वेश्चन दोस्तों देखिए अपना। निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? इसे कौन बता सकता है? सही उत्तर बताएं। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? तो दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है, आप देखिए कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस क्रिएटिव थिंकिंग कैन बी बेस्ट प्रेडिक्टेड। ठीक है दोस्तों, तो क्रिएटिव थिंकिंग कब आएगी बच्चे की, इसे कौन बता सकता है? अगर आप पूछेंगे तो जो जिसको आ रहा होगा वही बताएगा, और एक उत्तर ही शायद बता पाए। सही उत्तर बताएं या सही उत्तर बता देगा। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? तो ये भी हाँ ना में बता सकता है। इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, ये सबसे सही तरीका है क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, कि आप कोई प्रश्न है उसे कितने तरीकों से अगर भिन्न इसको जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये क्या है? क्रिएटिव थिंकिंग है। यही आपका आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल डी आपका सही आंसर है। ठीक है, 9th आपका है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग इज क्या है?
इवोल्यूएशन टीचिंग मूल्यांकन शिक्षण है। रियल टीचिंग वास्तविक शिक्षण है। स्केल डाउन टीचिंग अवश्रेणीय शिक्षण है। इफेक्टिव टीचिंग प्रभावशाली शिक्षण है। तो माइक्रो टीचिंग क्या है बताइए। माइक्रो टीचिंग आपका मूल्यांकन शिक्षण है, वास्तविक शिक्षण है, या फिर अवश्रेणीयन शिक्षण है यानी कि स्केल डाउन टीचिंग है, या फिर प्रभावशाली शिक्षण है। तो इसमें कौन सा सही दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्केल डाउन टीचिंग अवश्रेणीय शिक्षण इसको माना गया है माइक्रो टीचिंग को। सूक्ष्म शिक्षण एक अवश्रेणीय शिक्षण है, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण एक निश्चित श्रेणी क्रम के अनुसार करता है। इसमें कुल 6 सोपान होते हैं जो एक निश्चित क्रम में चलते हैं। पाठ योजना निर्माण, पाठ प्रस्तुतिकरण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना निर्माण, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक है, इन 6 चरणों में, ठीक है, इन 6 चरणों में न तो किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है और न ही इनको आगे पीछे किया जा सकता है, इसलिए इसे अवश्रेणी शिक्षण कहा जाता है। अब आप चलिए आइए आपके 10th क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सूची ए को सुमेलित करना है कि हल, मैकडूगल, फ्रॉयड और मैस्लो। तो नीड थियरी यानी कि आवश्यकता सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, प्ररोध अवकलन सिद्धांत। तो ये किसने किसने दिया है इस तरीके से आपको बताना है। तो इसमें जो बी आपका दिया गया है ये सही होगा, ए का 4th है। आप यहाँ पे इसकी सही आंसर देख लीजिए। हल को प्ररोध अवकलन सिद्धांत, मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, फ्रॉयड का मनोविश्लेषण सिद्धांत, मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत। ये चारों आप ध्यान से देख लीजिए, यही आपके सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? Which of the following principle is not included in programmed learning? प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस अभ्यास का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन का सिद्धांत। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? तो बताइए आप, ही होगा अभ्यास का सिद्धांत। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है तो अभ्यास का सिद्धांत आपका नहीं है। और कौन कौन से अभिक्रमित अनुदेशन के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं? लघुपदीय सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, तात्कालिक प्रतिपुष्टि का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, छात्र परीक्षण का सिद्धांत। ठीक है, सब जबकि अभ्यास का सिद्धांत थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, 12वां है आपका थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। SR थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? पहला है क्रिया प्रसूत व्यवहार, दूसरा है अंतर्नोद, तीसरा है अभिप्रेरक, चौथा है उद्दीपक। तो आपको पता है कि पहला इसमें क्रिया प्रसूत व्यवहार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यही महत्वपूर्ण नहीं है। तो थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत SR थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में अंतर्नोद, अभिप्रेरक, उद्दीपक, अवरोध, पुनर्बलन, अनुक्रिया आदि महत्वपूर्ण है, जबकि क्रिया प्रसूत व्यवहार स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। ये आप ध्यान रखिएगा। 13th है आपका अपनी अधिगम यहाँ से देखिए इसका क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकीय में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? प्रत्यय अधिगम, शाब्दिक अधिगम, संकेत अधिगम
या फिर श्रृंखला अधिगम। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा? सी जो है संकेत अधिगम को जो है इन्होंने निम्न स्थान पर रखा है। ये आप देख लीजिए, RN गेने के अधिगम सोपान के अनुसार अधिगम के 8 निम्न प्रकार हैं। ये प्रकार कौन कौन से हैं एक बार आप वीडियोस को ध्यान से रोककर देख लीजिएगा। संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, उसके बाद समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, ये आपके हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका 14th क्वेश्चन। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल या समापन कौशल। तो शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। स्किल ऑफ स्टिम्युलस वेरिएशन। ठीक है, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहार में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है उसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक निम्न हैं। यथोचित शारीरिक संचालन, हाव भाव, भाव भंगिमा का प्रयोग, भावों का संकेंद्रीकरण, मौन, इस तरीके की चीज़ें दी गई हैं। आपका 15th है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? माध्यम, अंतःक्रिया, प्रतिपुष्टि या फिर पुनर्बलन। तो यही आपका जो है डी सही हो जाएगा। यह क्या है? संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व यही नहीं है, डी। ठीक है, माध्यम भी है, अंतःक्रिया भी है, प्रतिपुष्टि भी है। नेक्स्ट है आपका 16th। मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? वैयक्तिक अनुदेशन, त्वरण उपागम, संवर्धन उपागम, उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें वैयक्तिक अनुदेशन, बिल्कुल इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन सही हो जाएगा। मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? तो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। सेवनटीन्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ये आपका सही नहीं लग रहा है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है, तो विकास एक मात्रात्मक है प्रक्रिया नहीं। और यही पूछा है कि सत्य नहीं है, तो सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है। शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है, जबकि अन्य सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है तथा शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। ये सभी सत्य हैं। अब हम चलते हैं अपने 18th क्वेश्चन पर। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं मूल्य, अभिप्रेरणा, अभिक्षमता या रुचि। तो क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? अभिक्षमता। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 19th क्वेश्चन पर। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर सेंसरी मोटर स्टेज। तो दोस्तों ये जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से इनकी मिलती जुलती है, तो बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है। 20 है, कौन
व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? फ्रॉयड, आल्पोर्ट, कैटल या फिर आइसेंक? तो आप सब जैसे कि आंसर देख रहे हैं, ए फ्रॉयड जो है व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है। 21 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्व से संबंध में सही है? सृजनात्मकता की बात कर रहा है दोस्तों, तो क्रिएटिविटी, इसमें क्या है? प्रवाह, विविधता, मौलिकता, सहकार्यता। प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण, बारंबारता, विविधता, मौलिकता, विस्तारण, प्रवाह, व्यवहार्यता, मौलिकता, विस्तारण। तो इसमें कौन सा जो है सही है बताइए? इसमें आपका बी जो है प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। नेक्स्ट है आपका, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रॉयड द्वारा क्या नाम दिया गया है? पराहम, सुपर ईगो जिसको बोलते हैं, नार्सिसिज्म या फिर ओडिपस कॉम्प्लेक्स या फिर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स? तो इसमें जो इन्होंने बताया है वो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 क्वेश्चन पर हम चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है? पहला है सादृश्यता का नियम, दूसरा है बहुप्रतिक्रिया का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसमें दोस्तों आपका पूछा है कि कौन सा नियम गौड़ नियम में शामिल नहीं है थॉर्नडाइक के, तो डी हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यही शामिल नहीं है। आप देखना चाहें तो थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों की संख्या 5 है जो निम्नलिखित है। इसमें से आप देख लीजिए कि बहु अनुक्रिया प्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्यता और रूपांतरण का नियम। 24 देख लीजिए, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? क्षैतिज अंतरण, धनात्मक अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण या फिर द्विपार्श्विक अंतरण? तो इसका आपका ऊर्ध्व अंतरण सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेबिलिटी से, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। ये आप एक नोट्स देख लीजिएगा डिसेबिलिटी का, जो शायद हमने अपने वीडियोस में पहले से ही जो है लगा रखा है। वो नोट्स अगर आप पढ़ लेंगे तो डिसेबिलिटी की कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। तो संप्रेषण संबंधी अक्षमता क्या है? डिस्फेसिया। ठीक है, ए ही इसमें सही है। डिस्ग्राफिया होता है कैलकुलेशन से संबंधित, नहीं सॉरी, ये होगा डिसकैलकुलिया। अगर आप गणितीय अक्षमता है तो डिसकैलकुलिया होगा, डिस्ग्राफिया होगा लिखने से संबंधित। ये आप ध्यान रखिए कि डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने से संबंधित, और डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित, और संप्रेषण असंबंधी अक्षमता है डिस्फेसिया। ठीक है। डिस्फेसिया दो शब्दों डिस और फासिया से मिलकर बना है, जिनके शाब्दिक अर्थ हैं क्रमशः अक्षमता एवं वाक होते हैं। इस प्रकार डिस्फेसिया का शाब्दिक अर्थ है वाक अक्षमता। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ट्वेंटी 26 है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि, व्याख्यान विधि, सामूहिक चर्चा विधि। तो ये लेक्चर मेथड जो है दोस्तों, ये प्रजातांत्रिक विधि नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछा जाता रहता है। नेक्स्ट है, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है?
व्यवस्थापन, अनुक्रिया, आग्रहण, ज्ञान। तो ज्ञान डी इसमें संबंधित नहीं है। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से संबंधित स्तर निम्न है। तो ये 5 स्तर दिए गए हैं, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आग्रहण, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन, व्यवस्थापन, स्वाभाविकरण। ठीक है। 28 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? परावर्ती स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, स्मृति स्तर या अवबोधन स्तर। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो रिफ्लेक्टिव लेवल, मोटिवेशन लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसका आपका शिक्षण का स्तर नहीं है, तो बी मोटिवेशन लेवल, यह क्या है आपका जो है शिक्षण स्तर नहीं है। ठीक है, ये देखिए इसमें शिक्षण स्तर दिए गए हैं, स्मृति, अवबोधन, चिंतन। ठीक है, ये सब है। लर्निंग इज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिम्युलस एंड अधिगम प्रक्रिया, उद्दीपन एवं के बीच की संगति है। पूर्व अनुभव, व्यवहार, अनुक्रिया, पशु। तो इसमें जो है अनुक्रिया यहाँ पे हो जाएगा, अधिगम प्रक्रिया, उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच की अधिगम है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 30 पे। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रतिवादी सिद्धांत पर आधारित है? आगमन, समस्या समाधान, प्रश्नोत्तर या फिर निगमन। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान विधि किस पे है? विधि प्रगति सिद्धांतों पर आधारित है। दोस्तों, हमने आपके 30 क्वेश्चन CDP के, जो कि TET में, UP TET में दोस्तों 2019 में पूछे गए थे, वो हमने 300 आपका करा दिया है। अगर आप और क्वेश्चंस चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस वर्ष का और क्वेश्चन पेपर और किस भाग का चाहते हैं। हम ज़रूर से ज़रूर उसे पूरा कराने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।